हाँ तो प्यारे मित्रों एवं दिलदार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग चुस्त और दुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी या मार्च फरवरी में जरूर होगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को अर्थात जो आपका सिलेबस है उसके प्रति आप लोग व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बता दें, इससे पहले 2 क्लास हुआ जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें विज्ञान की दुनिया में सीखे, जिसमें पहले ही बताए थे आपको कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान, ये 3 शाखा हम लोगों को साइंस में पढ़ना है। और जिसमें से आपका पहले हम स्टार्ट किए थे रसायन शास्त्र, किए थे ना मित्रों। आप लोग उम्मीद करते हैं कि वो दोनों वीडियो जो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल था उस चीज़ को आप देखे होइएगा और रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर वहाँ प्राप्त हुआ होगा, अगर आप तन मन धन के साथ उस वीडियो को देखे होइएगा तब। आइए चलते हैं हम लोग उससे आगे। बताए थे आपको पहले ही कि यहाँ जैसे ही थ्योरी क्लास चलेगा, जैसे ही आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा और साथ में हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके विज्ञान परीक्षा के खंड अ का भाग होगा, हम प्रथम दिन ही इस चीज को व्याख्या किए थे, बताए थे आपको, इस पर चर्चा किए थे कि कैसा हमारा क्वेश्चन का मॉडल होगा, कैसा क्वेश्चन का प्रारूप होगा, किस तरह का प्रश्न पत्र होगा, उस चीज के बारे में हम डिस्कस किए थे। तो बताए थे कि खंड अ जो होगा उसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो हम लोग जो भी इस केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में जो भी पढ़े हैं उसका आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कि जो पढ़े हैं अभी तक, जो बात हम लोग सुने हैं, क्या उस बात से हमारा प्रश्न का कोई संबंध या लेना देना है या नहीं है। जो कुछ भी आप मेरे बातों को अगर सुने हैं, समझे हैं, तो आप यकीन मानिए आज जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा वो तमाम प्रश्न आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम लोग अपने ईश्वर को याद करते हैं। आप लोग भी जहां भी है, जिस स्थिति में है, वहां से अपने ईश्वर को एक बार याद कर लीजिए कि ईश्वर आप पर दया, अपना दया दृष्टि बनाए रखें, जिससे आपका परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन हो। उसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अगर याद होगा आपको पिछला क्लास की कुछ बातें, तो पहले पहले हम आप लोगों के साथ यही बताए थे, इसी चीज के बारे में बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा उदाहरण दे के हम सब बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई लोहा का मिश्रण पानी के साथ होता है तो क्या होता है, या ऑक्सीजन के नमी वाले ऑक्सीजन के साथ यानी कि वाष्प के साथ होता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है, जंग लग जाता है। ये तमाम चीज क्या था, रासायनिक अभिक्रिया था। फिर भोजन का पकना, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया था। भोजन का पचना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया था। यूं कहें तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो जो हमारा उत्पाद बनेगा, कल के क्लास में ही हम डिस्कस किए थे कि हमारा उत्पाद क्या होता है, हमारा अभिकारक क्या होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये जो आप देख रहे हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया घटित होगा, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो हमेशा याद कीजिए, वो क्लास आप लोग को बताए थे क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगा,
रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक जब आपस में मिलता है, अभिकारक जब आपस में मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है? उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक आपस में मिलता है, आपस में मिलता है, तो वहां अभिक्रिया होता है। और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। उत्पाद कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। कहीं कहीं पे आप लोगों को प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक आपस में मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है या प्रतिफल का निर्माण होता है। उत्पाद और प्रतिफल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या ये बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो अगर गौर से आप सुने हुईगा तो इस बात को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब देखिए अभिकारक, फिर ये बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, जैसे आपको हम बताए थे कि जब आप रास्ते पे बाइक चलाते हैं तो सामने आगे वाला व्यक्ति को पता नहीं होता कि पीछे से बाइक आ रहा है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसका सूचक बताए थे आपको, क्या होगा? पहला पहला होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पहला क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। चौथा गैस का निकलना, गैस का उत्पन्न होना। अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर ठोस होगा तो द्रव हो जाएगा, द्रव होगा तो गैस हो जाएगा। कभी कभी ठोस सीधे गैस हो जाता है, कभी कभी गैस सीधे ठोस हो जाता है। ये सब अवस्था में परिवर्तन, जो कि आपको हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। दूसरा है रंग में परिवर्तन। आप देखते होइएगा जब लोहा हवा से मिल जाता है, यानी कि हवा के साथ मिल जाता है, उसको संयोग कर लेता है, तो उसका भी रंग बदल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लोहा जो है उसमें क्या लग गया है? जंग लग गया है। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं जंघा गया है। कहते हैं ना गांव घर में कि लोहा में जंघा गया है, लोहा में जंग लग गया है। उदाहरण दिए थे साइकिल का रिम वाला, आपको अगर याद होगा तो उदाहरण दिए थे साइकिल का रिम वाला। कि साइकिल जब नया आता है लेकिन जैसे ही उसमें पानी के साथ उसका मिलता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो वह क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ। तापमान में परिवर्तन, जैसे खाना पकाते हैं, पहले खाना कुकर में रख दिए और जब तक उसको तापमान नहीं मिलेगा तब तक आपका खाना पकेगा नहीं ना पकेगा। और जो चीज़ उसमें रखे हैं उस टाइम और किसी चीज़ से उस तापमान को आप मेजरमेंट कर लेते हैं, माप लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे उसको उष्मा मिलेगा, आग का लौ मिलेगा, तो उसके तापमान में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? एक गिलास पानी रखिए स्टोव पे, उस टाइम उसमें आप हाथ आसानी से डुबो सकते हैं, लेकिन 10 मिनट उसको गर्म करने के बाद 10 मिनट उसको गर्म करने के बाद क्या उस बर्तन में आप पानी, उस बर्तन में अपना हाथ डुबो सकते हैं? नहीं डुबो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तापमान में
परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया कि उस चीज को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि पक रहा है। बोलते हैं ना पक रहा है, क्यों पक रहा है? क्योंकि वहां पे तापमान में परिवर्तन हो चुका है, इसलिए आपको क्या हो रहा है? पक रहा है, जलन हो रहा है। ठीक, ये सारी बात हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बताइए? केवल भौतिक परिवर्तन होता है, केवल रंग परिवर्तन होता है, सिर्फ रंग परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण, तापमान घटता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो कह रहा है केवल भौतिक परिवर्तन होता है। अब समझिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। एक लाइन में समझिए, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब अगर जहां भी भौतिक परिवर्तन होगा तो फिर से उस चीज को हम लोग पहले वाले अवस्था में लेकर आ जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध से दही तो बन गया। क्या फिर से आप दूध से दही तो बन गया, लेकिन क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हैं? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। क्या उत्तर आएगा? नहीं। इसका मतलब हुआ यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें नया पदार्थ का निर्माण हो गया। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। समझ में आया बात मेरे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। नए पदार्थ का निर्माण होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बना है। देखिए, वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। किसमें? तो भौतिक परिवर्तन में। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो कोई भी नया पदार्थ का निर्माण होगा नहीं होगा। उसी को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे जल है, जल को जैसे ही गर्म किए, क्या किए? गर्म किए। जल को क्या किए? गर्म किए। क्या बनेगा? कुछ देर के बाद वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। लेकिन जब वाष्प को ठंडा कीजिएगा, वाष्प को ठंडा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? फिर पानी बन जाएगा। बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब देखिए, जल को पानी भी बोलते हैं, बोलते हैं ना जी। तो इस तरह के एक सौर यहाँ पर जल है, यहाँ पर पानी है, ऐसा वाला बात नहीं। जल को ही पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी है। तो पानी या जल को गर्म किए तो क्या बना? वाष्प बना। बना ना? पानी और जल को गर्म किए तो क्या बन गया? यहाँ पे वाष्प बन गया। गौर से देखिए, वाष्प बन गया। और फिर से वाष्प को ठंडा किए तो फिर क्या बन गया? पानी बन गया। तो बताइए, ये जो पानी बना है फिर से उसको हम पहले वाला अवस्था में लेके आ गए कि नहीं आ गए? कोई परिवर्तन हुआ? कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए यह कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। या देखिए, पानी को हम फ्रिज में रख देंगे, पानी को फ्रिज में रख देंगे तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा।
और बर्फ को जैसे ही गर्म करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पूछता है प्रश्न कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, और पानी को जब आप पुनः ठंडा कीजिएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फिर बर्फ को गर्म कीजिएगा फिर पानी बन जाएगा, फिर पानी को ठंडा कीजिएगा फिर बर्फ बन जाएगा। तो मतलब क्या देख रहे हैं, कोई बदलाव हो रहा है, कोई नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कोई नया पदार्थ का, पानी को गर्म किए वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किए पानी बन गया, फिर पानी को गर्म करेंगे फिर वाष्प बन जाएगा, वाष्प को ठंडा करेंगे फिर पानी बन जाएगा, फिर पानी को गर्म करेंगे वाष्प बन जाएगा, वाष्प को ठंडा करेंगे फिर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो इस तमाम प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या देख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो फिजिकल, भौतिक परिवर्तन में, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल चेंजेस, इस भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या है ए ऑप्शन, केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रंग परिवर्तन। क्या सिर्फ रंग ही परिवर्तन होता है, नहीं। अगर आप पिछले क्लास में देखे होइएगा तो अभी डिस्कस भी किए हैं आपके साथ कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ये सारी बात अभी आपको हम बताए हैं। ठीक उसी प्रकार जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो भौतिक परिवर्तन देख ही लिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में रंग परिवर्तन भी होता है, तापमान घटता भी है तो तापमान बढ़ता भी है। तो इस सब चारों ऑप्शन में अगर आप देख पाए तो सबसे जो सटीक ऑप्शन है वह क्या है, नए पदार्थों का निर्माण, नए पदार्थों का निर्माण। इसलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा, नए पदार्थों का निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है तो नहीं होता। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये देखिए अभी बताए हैं रासायनिक अभिक्रिया वाला क्या क्या बदलेगा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैसों का उत्पन्न होना यानी कि गैसों का निकास होना। ये कब होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब होगा। ये पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है जी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक तत्व है, मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। ऐसे आपको 30 तत्व का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बता देंगे, उस चीज को आप याद कर लीजिएगा, उतना में ही आपका काम चल जाएगा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मात्र 30 तत्व का नाम और उसका परमाणु संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका मैट्रिक का काम चल जाएगा। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन जलाया जाता है तो क्या बनता है, क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन जब जलाया जाता है तो देखिए, मैग्नीशियम को हम लोग कल बताए थे आपको कि प्रतीक के माध्यम से मैग्नीशियम लिखेंगे तो मैग्नीशियम को हम लोग प्रतीक में क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं। मैग्नीशियम को शॉर्टकट नाम क्या लिखते हैं, Mg लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Mg। और मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई चीज जलाइएगा तो कोई भी चीज जलता क्यों है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन उसको ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम बंद कर देंगे तो क्या कोई चीज जलेगा, कोई भी चीज क्यों जलता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे तो कोई भी चीज जलना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा, जलना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो Mg है, Mg मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। जब इसको हम जलाएंगे, जब इसको हम जलाएंगे
इसके साथ जलेगा तो ऑक्सीजन जरूरी है ना, ऑक्सीजन मस्ट बी नेसेसरी, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज नहीं जलेगा। आप लोग देखते हुएगा गांव घर में जब खाना बनता है तो आग जब बुझ जाता है तो हम लोग फूंक मारते हैं, मारते कि नहीं मारते हैं? ठंडी का मौसम आने वाला है, गांव घर में आग का अंगीठी लगता है जिसको हम लोग भूड बोलते हैं, जैसे वहां पर आग जलना बंद हो जाता है तो हम लोग फूंक मारते हैं, और तब तक फूंकते हैं कि जब तक जलना शुरू न हो जाए। ठीक उसी प्रकार क्या कहा क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम रिबन जलाया जाता है, जलाया जाता है तो एक चीज याद रख कर लीजिए, कोई भी चीज इस दुनिया में तभी जलेगा जब वहां ऑक्सीजन चलेगा, ऑक्सीजन नहीं चलेगा तो कोई चीज जलेगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऑक्सीजन की वजह से ही जलता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद जलना भी बंद, ऑक्सीजन सप्लाई बंद और जलना भी बंद। तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो वहां तो ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक चीज और सुनिएगा, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संकेत के माध्यम से लिखेंगे तो उसको बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है, यानी कि संतुलित करना होता है। तो देखिए इधर मैग्नीशियम क्या गो है? एगो है। इधर मैग्नीशियम क्या गो है? एगो है, मतलब इधर भी बराबर इधर भी बराबर। लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या गो है? दूगो है। इधर ऑक्सीजन कितना है? एगो है। बराबर हुआ नहीं ना? तो पहले हम ऑक्सीजन को बराबर कर देंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। इस तीर के इधर देखिए, तीर के इधर अगर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन कितना है? दो। और तीर के उधर यानी कि उत्पाद में, यानी कि प्रतिफल में, यानी कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या था? एगो था। लेकिन यहां हम दो लगा दिए तो इधर भी ऑक्सीजन दूगो और इधर भी ऑक्सीजन दूगो। लेकिन अब मैग्नीशियम भी दो हो गया, मैग्नीशियम भी दो हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम कितना है? एक है। इधर अभी हम क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे। तो अब देखिए दो मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, हो गया ना? संतुलित हो गया ना? बाजार में जाते हैं तराजू से लेते हैं कोई चीज, तो दोनों जब बराबर होता है तब ना लेते हैं। एगो नीचे एगो ऊपर है तो लीजिएगा आप कोई सामान, दोनों क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब आप सामान लेते हैं। मतलब बैलेंस करना होता है। बताओ ना, कहते बैलेंस नहीं बनता है तो बैलेंस बनाना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मांड में एक डायलॉग है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमको बैलेंस करना भी होता है समीकरण को, तो हम लोग ऐसे ही सीख लेंगे बैलेंस करना समीकरण को, और एक क्लास स्पेशल होगा इक्वेशन बैलेंसिंग को लेकर के, रासायनिक समीकरण को संतुलन के लिए। फिलहाल अभी देखिए, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्वेश्चन आपका सीधा है, जब मैग्नीशियम रिबन जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो अब बताइए, तो यहां पर जो बना है इसमें कोई ऑप्शन में दिख रहा है? यहाँ MgCO3 है तो ये नहीं होगा, MgCl2 है नहीं होगा, MgSO4 है नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन है। मतलब क्या हुआ? MgO हुआ। जब मैग्नीशियम रिबन जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एक चीज और रखिएगा कि जब मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम जो है क्या है? मेटल है। बात समझ में आ रहा है? मेटल को पहचानेंगे कैसे? तो जितना भी तत्व है उस तत्व के अंत में अगर यम लगा हो, क्या लगा हो? यम लगा हो, तो वह सब के सब क्या होगा? मेटल होगा, यानी कि धातु होगा। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, वैनोडियम, क्यूप्रम, ये तमाम तत्व जिसके अंत में यम आए, क्या है? यम आए। सोडियम, जिस तत्व के अंत में यम आता है
वह तत्व क्या होता है, धातु होता है, अर्थात मेटल होता है। जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, वैनोडियम हो गया, क्यूप्रम हो गया, अर्जेंटीनम हो गया, औरम हो गया, ये तमाम तत्व, स्टैनम हो गया, स्टीबियम हो गया, ये तमाम तत्व जिसके अंत में यम यम आ रहा है, वैसा तत्व जिसके अंत में यम यम आ रहा है, वो सभी के सभी तत्व क्या होंगे, धातु होंगे, अर्थात मेटल होंगे। विशेष रूप से मेटल और नॉन मेटल के बारे में, यानी कि धातु और अधातु के बारे में एक चैप्टर है हमारा इस रसायन शास्त्र में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये मोटा मोटी बस ये पहचानिए आप लोग कि कौन धातु है, कौन अधातु है। तो एक लाइन याद रखिएगा, जिस तत्व के अंत में यम लगा हो, क्या लगा हो, यम लगा हो, तो वह तत्व क्या होगा, धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा। उदाहरण स्वरूप क्या, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वैनोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सब के अंत में यम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्जेंटीनम, औरम, हाइड्रागाइडम, स्टीबियम, स्टैनम, ये सब तत्व के नाम हैं जिसके अंत में वो 118 तत्व हम बोले थे ना कि हम लोगों को पढ़ना है, उसी 118 तत्व में से कुछ तत्व का नाम हम लिए हैं, और वैसा ही तत्व का नाम लिए हैं जिसके अंत में क्या आया है, यम आया है। देखिए आप, ये एक तरह से सूचक हो गया आपको यह पता करने का कि कौन धातु है, कौन अधातु है। तो फिलहाल हम लोग यह समझेंगे कि धातु कौन है जिसके अंत में यम लगा हो, वह क्या होगा, धातु होगा। इतना बात आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो अब देखिए, अभिक्रिया के माध्यम से आप सीख गए कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो जब भी जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी चीज नहीं जलेगा, नहीं ना जलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिलेगा तभी वो जलेगा। ऑक्सीजन मिलना बंद, जलना बंद। तो मैग्नीशियम यूरेनियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो क्या बना, MgO बना। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब जलेगा तो सफेद चूर्ण, मैग्नीशियम धातु को जब जलाइएगा तो काफी चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है, काफी चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है, और जलने के बाद जो उसका राख बनता है वो सफेद होता है। ऐसा होता है, सफेद होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या होगा, MgO हो गया। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है Fe प्लस। Fe मतलब यहाँ पे हो जाएगा, Fe का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन, या इसको लोहा भी हम लोग बोल सकते हैं। CuSO4, इस CuSO4 को हम लोग बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर जो FeSO4 है, इसको बोलेंगे आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट। प्लस कॉपर, ये Cu इसको बोलते हैं कॉपर। ये कॉपर आप लोग देखिएगा, कॉपर जब मार्केट में जाइएगा वायर खरीदने तो दो तरह का वायर मिलता है। एक वायर मिलेगा आपको सस्ता और एक वायर मिलेगा आपको महंगा। जो कॉपर वाला वायर होता है, या आप कभी घर में स्टेबलाइजर लगा होगा, तो एक होता है एल्यूमिनियम वाला वायर, वो आपको सस्ता मिलता है। और ये एक कॉपर है, ये थोड़ा महंगा मिलता है। क्यों, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रिक का, यानी कि विद्युत का, यानी कि करंट का गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इसलिए यह थोड़ा महंगा मिलता है।
इसमें जो हमारा पढ़ेंगे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ये भी जानिए आप लोग कि यह जो कॉपर है, यह कॉपर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए यह महंगा मिलता है। इसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। अब देखिए सबका नाम हम लोग इसमें जान गए। Fe मतलब आयरन या लोहा। CuSO4 इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। तो अब ये बताइए कि इसमें एरो के इधर जो है Fe और CuSO4, Fe प्लस CuSO4, यह हमारा क्या हुआ? अभिकारक हुआ। क्या हुआ? अभिकारक हुआ। अभी हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो बना, क्या बना? FeSO4 बना। क्या बना? FeSO4 बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आता है, फिर ये पूछ देगा आपसे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के बाद बनने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोडक्ट कहते हैं, या उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल भी इसका नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे Fe है और Fe जाके मिल गया किससे? SO4 से मिल गया SO4 से, तो क्या बन गया? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। क्या बन गया? फेरस सल्फेट। अब इसमें 4 अभिक्रिया है। एक है संयोजन, तो आप लोग भी जानते हैं संयोजन अभिक्रिया जो होता है, संयोजन नाम से ही स्पष्ट है, दो चीज का आपस में मिलना। दो चीज का आपस में मिलना क्या होगा? संयोजन होगा। दो चीज का आपस में मिलना क्या होगा? संयोजन होगा। उसके बाद है अपघटन। अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। और संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। अपघटन मतलब टूटना और संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। संयोजन मतलब क्या होता है? मिलना। और विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है हटा देना। विस्थापन मतलब क्या होता है? हटा देना। विस्थापन मतलब क्या होता है? हटा देना। तो अब देखिए तो गौर से, यहां पे आयरन जो है, यह जो आयरन है, गौर से देखिए, यह जो आयरन है CuSO4 में से CuSO4 के साथ सटा हुआ है। ध्यान से सुनिए, एकदम मिनट में, चुटकी में इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, बस ध्यान दीजिए। Fe जो है, इतना चीज बस याद रखिएगा, कौन अभिकारक है, कौन प्रोडक्ट है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, Fe जो है मतलब आयरन जो है प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है सल्फेट के साथ सटा हुआ है। कॉपर सल्फेट के साथ सटा हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे जो आयरन है ना, ये बहुत पावरफुल है। बहुत। आप किसी को कैसे हटा दीजिएगा? जब आप उसे पावरफुल होइएगा तब ना सामने वाला को हटाइएगा। अब मान लीजिए सामने वाला आपसे ज्यादा पहलवान है, आप पहलवान नहीं है, आप कमजोर है, कुपोषित है, तो क्या आप हटा दीजिएगा उसको? है, बोलिए ना जी, हटा दीजिएगा? नहीं ना हटाइएगा। हाँ, मतलब जब आपसे ज्यादा पावरफुल होगा सामने वाला तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग खुद हट जाते हैं। यस और नो? लेकिन अगर सामने वाला हमसे कमजोर है तो हम लोग हटते हैं? हम लोग समझ लेते हैं कि इससे हम लोग फरिया लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा मुंह फोड़ के भगा देंगे। बोलते हैं ना जी, कब? जब हम पावरफुल होते हैं तब। तो सेम केस यहाँ पे है। आयरन जो है इससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या कर दिया? कॉपर को भगा दिया। भागो तुम। सल्फेट के साथ खुद जाकर सट गया। खुद जाकर क्या हो गया? सट गया। यहाँ पर क्या किया है? आयरन कॉपर को संयोजन किया है, मिलाया है, किसको दूर किया है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को दूर न कर दिया, तो संयोजन होगा? बताइए आप लोग, संयोजन होगा नहीं ना होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि
आयरन कॉपर को दूर कर दिया है, तो संयोजन वाला तो बातें नहीं है। संयोजन वाला बात है, अपघटन टूटा है, टूटता है जब कोई बड़ा पत्थर है उसको फोड़िए तो टूट गया, तो वहां हम लोग अपघटन बोलेंगे। उसके बाद विस्थापन, तो देखिए तो विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है? विस्थापन हुआ है। आयरन क्या किया है? कॉपर को हटा दिया है और उसको यानी कि विस्थापित कर दिया है। उसको केमिस्ट्री के भाषा में, रसायन के भाषा में हम लोग भगाना थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ बोलेंगे आयरन कॉपर को भगा दिया। ये तो हम आपको समझाने के लिए बोले हैं ताकि रसायन शास्त्र को आपके दैनिक जिंदगी से हम जोड़ पाए, इसलिए हम ऐसा शब्द का चयन किए हैं। लेकिन आप देखिए एफी जो है कॉपर को हटा दिया, उसी को रसायन शास्त्र के भाषा में कहेंगे कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया। आयरन कॉपर को विस्थापित कर दिया और क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बना दिया, कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया। तो यह कौन होगा? विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। क्लियर? द्विविस्थापन क्यों नहीं होगा? द्विविस्थापन में दूगो तत्व रहता, दूगो चीज का जब विस्थापन होता तब हम लोग बोलते द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर एक ही बार विस्थापन हुआ है, अगर 2 बार विस्थापन होता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता। लेकिन आप यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? एफी है वह कॉपर को साइड कर दिया है और खुद जाके इसके साथ चिपक गया है, तो यह कॉपर क्या कर दिया? हटा दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। अपघटन भी नहीं होगा और द्विविस्थापन भी नहीं होगा। क्या होगा? विस्थापन होगा। क्लियर? और इस चीज के लिए एक यहाँ पे आप लोग के लिए हम व्यवस्था कर दिए हैं। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ये फिगर थोड़ा सा दिखेगा नहीं, इधर हम लिख दे रहे हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बड़ा नहीं होता है। थोड़ा सा डिम दिख रहा था लेकिन आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अभी जो क्वेश्चन अभी आपको हम डिस्कस किए हैं, ये वाला क्वेश्चन बताया है क्या कि आयरन जो है मोर पावरफुल है कंपेयर कॉपर के, इसीलिए कॉपर को यह साइड कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। इसीलिए आयरन जो है इसके साथ चिपक गया और कॉपर को साइड कर दिया। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन। संयोजन तो होगा नहीं क्योंकि जुड़ नहीं रहा है,
अपघटन तो होगा नहीं क्योंकि टूट नहीं रहा है। द्विविस्थापन कब होता? जब दो का विस्थापन होता है। यहाँ विस्थापन कितना का हुआ है? एक का हुआ है, इसलिए क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसके लिए एक लिस्ट है, एक सूची है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर का ही दूसरा नाम है तांबा, कॉपर का दूसरा नाम क्या है? तांबा, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसमें ये जो है आपका अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के हिसाब से ये घटते हुए क्रम में है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम होगा। कौन होगा? पोटेशियम होगा। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता कौन होगा? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता किसका होगा? पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर कैल्शियम का होगा, फिर मैग्नीशियम का होगा, फिर एल्यूमिनियम का होगा, फिर जिंक का होगा, ये आयरन, यही है था आपका Fe, यही था ना। तो ये ज्यादा अभिक्रिया है। और हमारा कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे है, यही ना हमारा कॉपर है। तो ये कॉपर क्या है? इससे कम पावरफुल है, आयरन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आयरन हमारे कॉपर को क्या कर दिया? साइड कर दिया। इसलिए आयरन हमारे कॉपर को क्या कर दिया? साइड कर दिया। क्लियर? इसीलिए उसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपका इस तरह का जितना भी प्रश्न आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, संयोजन तो होगा नहीं क्योंकि जुड़ नहीं रहा है। संयोजन नहीं होगा, अभी जस्ट बताएं आपको, संयोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जुड़ नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है। अब देखिए, विस्थापन भी नहीं होगा। कहीं विस्थापन हो रहा है क्या? बताइए आप लोग। अभी आप लोग हम बताए हैं संयोजन कब होगा, विस्थापन कब होगा। यहाँ पे देखिए तो क्या विस्थापन हो रहा है? कोई ऐसा है जो किसी को हटा रहा हो? कोई ऐसा है जो किसी को हटा रहा है? नहीं हटा रहा, तो विस्थापन भी नहीं होगा। द्वि विस्थापन होगा, दो चीज का विस्थापन हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया। ऐसा कुछ है नहीं देखने को, तो बच कौन गया? अपघटन। अपघटन में बताए थे कि कोई बड़ा चीज क्या होता है? टूटता है। बड़ा चीज क्या होता है? टूटता है। तो देखिए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट गया तो क्या बन गया यहाँ पर? इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या देखें हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, उसका क्या हुआ? अपघटन हुआ, तो इसलिए क्या होगा? अपघटन होगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। जब दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन दो प्रकार का होता है। पहले हम लोग देखिए, आयन जो है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आयन। क्या होता है? धन आयन। और एक होता है ऋण आयन। एक क्या होता है? ऋण आयन। ऋण आयन, ऋण आयन मतलब निगेटिव, धन आयन मतलब पॉजिटिव। कह रहा है जब दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करता है,
जब दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करता है। जब दो यौगिक क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान करता है, तो बताइए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो पहले आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि कौन अभिक्रिया है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, उससे हमको मुलाकात नहीं हुआ है। तो संयोजन वाला बात तो कोई है नहीं, संयोजन वाला बात कोई है बताइए, बोलिए। इस अभिक्रिया को गौर से पढ़िए, क्या आपको संयोजन वाला कोई बात दिखाई दे रहा है? जब दो यौगिक आयनों का, कितना कोड वर्ड यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, दो यौगिक क्या कर रहा है, आयनों का, रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का ही आदान प्रदान होता है। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, तो बताइए कि कौन सा अभिक्रिया होता है। तो संयोजन तो होगा नहीं, अपघटन तो होगा नहीं, दोनों कट गया, क्योंकि संयोजन में जुड़ नहीं रहा, अपघटन में टूट नहीं रहा है। ऑक्सीकरण, इसका मतलब होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का प्राप्त होना, ऑक्सीजन का प्राप्त होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का प्राप्त होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बच कौन गया, द्वितीय विस्थापन। ऐसे भी है, दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, दो का आदान प्रदान हो रहा है, दो आपस में विस्थापित हो रहा है, तो क्या होगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी जो भी कुछ भी हम लोग पढ़े हैं, 5 प्रश्न देखे हैं, और इस 5 प्रश्न में हम लोग सिर्फ 5 प्रश्न ही नहीं देखे हैं, बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो यूं कहें तो यह, इसको आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन मत कहिए, इस ऑब्जेक्टिव के तरह, इस ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से कम समय में आपके तमाम सब्जेक्टिव चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। जैसा कि अभी आप लोग देखे हैं, 5 क्वेश्चन में बताने में कम से कम हम लोग को 40 मिनट प्लस लग गया। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन आपके साथ डिस्कस हो रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, तन मन धन से सुनिएगा, तो आपका ये जो 5 क्वेश्चन बनाए हैं, उस 5 क्वेश्चन के जरिए कम से कम 40 से 50 प्रश्न सीखने का मौका मिला है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तब। तो यहां तक आप लोग पूरा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। 5 तक आप लोग रिवीजन करके आइएगा। जितना भी चीज आपके साथ डिस्कस हुआ है, 10 पेज इस पे डिस्कस किए हैं हम लोग, तो वो तमाम चीज आप लोग एक बार रिकॉल करके आइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। टाटा, बाय बाय।